अस्सलाम वालेकुम एंड आई वेलकम यू इन द 8th लेक्चर ऑफ HTML। इस लेक्चर में सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा कि हम HTML में कलर्स को कैसे यूज़ करते हैं। इसके बाद हम इमेज टैग को पढ़ेंगे और एट द एंड आखिर में हम जो है वो आई फ्रेम टैग को पढ़ेंगे। चलें जी, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे दो तरीके मेंशन किए हैं कि जिन्हें फॉलो करते हुए हम HTML में कलर्स को यूज़ कर सकते हैं। नंबर एक, मैंने जो तरीका यहाँ पे मेंशन किया है वो है प्री डिफाइंड कलर नेम को यूज़ करते हुए हम HTML में कलर को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने दूसरा तरीका जो मेंशन किया है वो है हेक्साडेसिमल वैल्यू किसी भी कलर की। इसके अलावा मजीद तरीके भी हैं जिन्हें फॉलो करते हुए हम जो है वो HTML में कलर्स को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल HSLA वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए भी हम कलर्स को इंक्लूड कर सकते हैं, HSL वैल्यूज़ को भी यूज़ कर सकते हैं और RGB वैल्यूज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ RGBA वैल्यूज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हम हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ को ही हमने जो है वो पढ़ना है, प्रैक्टिकली भी हम हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ को ही यूज़ करेंगे। सो जिस चीज़ को हमने यूज़ करना है मैं बेहतर समझता हूँ कि मैं उस चीज़ के बारे में ही आपको पढ़ाऊँ। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि हमने फर्स्ट हेडिंग को लॉक किया है H1 टैग के साथ। तो H1 टैग जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है फर्स्ट हेडिंग पे, वही फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज़ करते हुए इनलाइन स्टाइल शीट को इंक्लूड किया है। तो मैंने यहाँ पे कलर प्रॉपर्टी यूज़ की है और कलर प्रॉपर्टी के अंदर मैंने वैल्यू रेफर कर दी है वॉयलेट। वॉयलेट एक कलर का नेम है, यानी कि HTML में यूज़ होने वाला प्री डिफाइंड कलर का नेम है। तो वॉयलेट वैल्यू यहाँ पे पास करने से ऐसा होगा कि फर्स्ट हेडिंग का कलर जो है वो वॉयलेट हो जाएगा। अब सेकंड एग्जांपल में आप देखें कि हमने H2 टैग से लॉक किया है सेकंड हेडिंग को। तो सेकंड हेडिंग पे जो है वही एक्टिविटी परफॉर्म होगी जिसे परफॉर्म करने के लिए हम H2 टैग को यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी मैंने इनलाइन स्टाइल शीट को इंक्लूड किया है। इसके बाद मैंने कलर प्रॉपर्टी पास की है CSS की, और प्रॉपर्टी में मैंने वैल्यू रेफर कर दी है एक हेक्साडेसिमल वैल्यू। हेक्साडेसिमल वैल्यू जो है वो हैश के साइन या इसे शार्प का साइन भी कहते हैं, इसके साथ स्टार्ट होती है। फिर इसके बाद 6 डिजिट का एक जो है वो नंबर या एक वैल्यू आती है 6 डिजिट की। तो ये इंडिकेट करती है कि ये जो हमने कलर कोड यूज़ किया है ये एक हेक्साडेसिमल कोड है। हमारे पास जितने भी कलर्स हैं उनके जितने भी पॉइंट्स हैं हमारे पास, हर एक पॉइंट का हेक्साडेसिमल कोड जो है वो डिफरेंट होता है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त तरीका है किसी भी कलर को एज इट इज़ यूज़ करने का, क्योंकि हेक्साडेसिमल कोड्स को यूज़ करते हुए हम किसी भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक किसी भी कलर को बिल्कुल एज इट इज़ 100% डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो इस चीज़ को अब जो है मैं प्रैक्टिकल सेशन में अचीव करके दिखाता हूँ आपको। मैंने HTML का कंप्लीट डॉक्यूमेंट पहले से ही लिखा हुआ है। मैं टाइटल में डिफाइन कर देता हूँ जी लेक्चर 8। मैंने टाइटल में राइट कर दिया लेक्चर 8। अपने वेब पेज को अब हम सेव करते हैं डेस्कटॉप की लोकेशन पे और इसे नेम दे देते हैं हम color.html। अपने वेब पेज को हमने सेव कर लिया और देखें हमारे पास ये कलर नेम का वेब पेज मौजूद है। इसे हम ओपन कर लेते हैं। अब हम अपने HTML के डॉक्यूमेंट को मज़ीद मॉडिफाई करते हैं। मैं H1 टैग यहाँ पे राइट करता हूँ। H1 टैग में हम कंटेंट को लॉक कर देते हैं जी फर्स्ट हेडिंग। ठीक है जी। इनलाइन स्टाइल शीट को यहाँ पे इंक्लूड करते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट को राइट करके, और यहाँ पे मैं कलर प्रॉपर्टी पास कर देता हूँ CSS की। CSS की कलर प्रॉपर्टी जो है मैंने पहले भी आपको बताया था, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि CSS की कलर प्रॉपर्टी को हम किसी भी किस्म के टेक्स्ट को कलर करने के लिए यूज़ करते हैं। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले HTML में यूज़ होने वाला कोई भी प्री डिफाइंड कलर नेम राइट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ जी वॉयलेट कलर। तो इस तरह जो है हमारी फर्स्ट हेडिंग जो है वो वॉयलेट कलर में डिस्प्ले होगी। कंट्रोल S प्रेस करता हूँ मैं और अपने वेब पेज को एक बार फिर से रिलोड करते हैं। सॉरी, वॉयलेट के स्पेलिंग मैंने जो है वो थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, VIOLET। तो अपने वेब पेज को एक बार फिर से रिलोड करते हैं। अब आप देख सकते हैं फर्स्ट हेडिंग जो है वो हमें वॉयलेट कलर में डिस्प्ले हो रही है। यहाँ पे मैं लाइन को ब्रेक कर देता हूँ और आगे मैं यूज़ करता हूँ जी H2 टैग को और इसमें कंटेंट को लॉक कर दूंगा सेकंड हेडिंग। तो यहाँ पे अब कंटेंट को लॉक कर देते हैं जी सेकंड हेडिंग। अब हम यहाँ पे भी इनलाइन स्टाइल शीट को इंक्लूड करते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट को पास करके।
और हम यहाँ पे CSS की कलर प्रॉपर्टी को राइट करते हैं। अब इसमें हम हेक्साडेसिमल वैल्यू पास कर देते हैं वॉयलेट कलर की। ये जो हेक्साडेसिमल वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है शार्प EE82EE, ये वॉयलेट कलर की जो है हेक्साडेसिमल वैल्यू है। इस वैल्यू को हम यहाँ पे राइट कर देते हैं EE82EE। अपने वेब पेज को एक बार फिर से रिलोड करते हैं सेव करने के बाद। तो अब आप देख सकते हैं कि सेकंड हेडिंग भी हमें जो है वो वॉयलेट कलर में डिस्प्ले हो रही है। यहाँ पे हमने BR को यूज़ कर लिया है। BR को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि शायद मैंने अभी तक जो है वो आपको इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में अभी तक शायद नहीं बताया। मैं अब आपको इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में बता देता हूँ कि कुछ एलिमेंट्स या कुछ टैग्स होते हैं इनलाइन टैग्स या इनलाइन एलिमेंट्स। ये टैग्स या ये एलिमेंट्स जो हैं अपने बाद में आने वाले जितने भी टैग्स होते हैं उन्हें सेम लाइन पे डिस्प्ले करते हैं, लेकिन हेडिंग एलिमेंट्स जो हैं जितने भी हैं और पैराग्राफ एलिमेंट, ये इनलाइन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि जो कंटेंट हम हेडिंग के बाद राइट करेंगे वो कंटेंट नेक्स्ट लाइन पे ही डिस्प्ले होगा, इसलिए लाइन को ब्रेक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। तो अब हम देख सकते हैं कि ये हेडिंग हमने जो है वो फर्स्ट हेडिंग यानी कि H1 टैग में राइट की थी, और ये हेडिंग जो है हमने H2 टैग में राइट की थी। मीन टू से सेकंड हेडिंग को हमने H2 टैग में राइट किया था। दोनों का कलर सेम है। H1 टैग में हमने जो है वो कलर का प्रीडिफाइंड नेम पास किया था, यानी कि वॉयलेट एज अ वैल्यू पास की थी, इसलिए ये वॉयलेट कलर में डिस्प्ले हो रही है। और सेकंड हेडिंग जो है हमने सेकंड हेडिंग में हेक्साडेसिमल वैल्यू पास की थी वॉयलेट कलर की, इसलिए हमें सेकंड हेडिंग भी वॉयलेट कलर में डिस्प्ले हो रही है। अब आप इस चीज़ के बारे में परेशान ना हो कि हमें जो है वो हर एक कलर की हेक्साडेसिमल वैल्यू याद करनी पड़ेगी। जी नहीं, बिल्कुल ऐसी भी बात नहीं है। मैं आपको भी समझा देता हूँ एडोब फोटोशॉप को ओपन करके। बस 1 मिनट में भी एडोब फोटोशॉप जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे कलर्स यूज़ हो रहे हैं। देखें जी, जिस भी पॉइंट पे हमारे पास कलर मौजूद है, हर एक पॉइंट का कलर जो हर एक पॉइंट की डेसिमल वैल्यू है, हेक्साडेसिमल वैल्यू, वो यूनिक है। अब देखें हम इस पॉइंट पे कलर को यूज़ करते हैं तो इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू ये है, इस पॉइंट पे जो है हेक्साडेसिमल वैल्यू ये है। अब हम रेड कलर की तरफ चले जाते हैं तो इस पॉइंट पे जो रेड कलर है उसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू ये है, इस पॉइंट पे जो रेड कलर है इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू ये है। अब मैं चाहता हूं कि मैं कोई भी कंटेंट डिस्प्ले करूं इस कलर में, ठीक है जी। तो मैं हेक्साडेसिमल वैल्यू यहां से कॉपी कर लेता हूं, Ctrl+C, और हम जो है यहां पे हेक्साडेसिमल वैल्यू को पेस्ट कर देते हैं। तो इस तरह अब H2 टैग के अंदर जो कंटेंट लॉक किया है वो इस कलर में हमें डिस्प्ले होगा। अपने वेब पेज को हम रिलोड करते हैं सेव करने के बाद। तो आप देख सकते हैं जो हेक्साडेसिमल कलर कोड हमने कॉपी किया था एडोब फोटोशॉप से, वो सेम कलर बिल्कुल एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है हमारे वेब पेज पे। इस तरह से हम हेक्साडेसिमल वैल्यूज को यूज कर सकते हैं। अब आप याद करें कि 5th लेक्चर में जो है वो हमने एक स्टाइल अप्लाई किया था, इजी सा स्टाइल में हमारे पास ये कोडिंग मौजूद है। तो देखें ऑफरिंग को आप देख सकते हैं, ये ऑफरिंग ग्रीन कलर में है। हम चाहते थे कि ऑफरिंग जो है वो हमारे पास इस कलर में डिस्प्ले हो, है ये भी ग्रीन कलर ही, और अपना जो है ये भी ग्रीन कलर ही, लेकिन हम चाहते हैं इस कलर को बिल्कुल एज इट इज डिस्प्ले करना। तो चलें इस कलर को एज इट इज डिस्प्ले कर लेते हैं, कोई भी इशू वाली बात नहीं है। हमने यहाँ पे कलर यूज किया था बाय नेम, ठीक है जी। हमने प्री डिफाइंड नेम राइट किया था विच इज ग्रीन। अब बिल्कुल ये जो सामने ऑफरिंग का कलर नजर आ रहा है, बिल्कुल ये सेम एज इट इज कलर यूज करने के लिए हम जो है यूज करेंगे इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू। अब नेक्स्ट चीज ये कि अब हमें किस तरह पता चलेगा कि इस कलर की हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या है। तो बहुत ईजी है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आप गूगल पे जाएं, मेरा अभी जो है ना इंटरनेट का प्रॉब्लम है, इंटरनेट नहीं चल रहा, नहीं तो मैं अभी आपको डाउनलोड करके दिखा देता। आप गूगल पे जाएं, ठीक है जी, वहां पे कलर कोप राइट करें, COLOR कलर COP कोप, ठीक है जी। उसे आप डाउनलोड कर लें। उसे आप डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद जो है ये एक इस तरह का एप्लीकेशन है, कलर पिकर एप्लीकेशन या कलर पिकर सॉफ्टवेयर है। यहाँ से हम पिकर को उठाएंगे और जो कलर हम कॉपी करना चाहते हैं उस कलर पे हम पेस्ट कर देंगे इसे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास हेक्साडेसिमल वैल्यू मौजूद है इस कलर की। इसे Ctrl+C करें और हमने जो है अपनी हेक्साडेसिमल वैल्यू कॉपी कर ली। अब मैं इस फाइल की कोडिंग को ओपन करता हूँ। तो देखें यहाँ पे हमने कलर यूज़ किया था ग्रीन, मैं अब कलर यूज़ करना चाहता हूँ ये, ठीक है जी। अब इसे हम Ctrl+S करते हैं। ग्रीन कलर प्रीडिफाइंड नेम था
और ये है हेक्साडेसिमल वैल्यू। ये बिल्कुल एज इट इज 100% वही कलर है जो कलर हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो चलें जी, कंट्रोल एस के बाद हमने वेब पेज को एक बार फिर से रिलोड किया। अब आप देख सकते हैं कि ये कलर बिल्कुल 100% एज इट इज है इस कलर के। तो इस तरह से हम हेक्साडेसिमल वैल्यूज को यूज करते हुए बिल्कुल 100% और एक्यूरेट कलर्स को राइट कर सकते हैं। यकीनन हेक्साडेसिमल्स वैल्यूज की अब आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जिस टॉपिक के बारे में हमने पढ़ना था इस लेक्चर में वो था जी इमेज टैग। इमेज टैग को हम अपने वेब पेजेस पे इमेजेस डिस्प्ले करने के लिए यूज करते हैं। सिंटैक्स में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने img इमेज टैग का यानी कि नेम राइट किया। इसके बाद हमने सोर्स एट्रीब्यूट को राइट किया। सोर्स एट्रीब्यूट में हम उस इमेज का नेम एज अ वैल्यू पास करते हैं कि जिस इमेज को हम अपने वेब पेज पे डिस्प्ले करना चाहते हैं। और आल्ट एट्रीब्यूट का मैं आपको बताता हूं कि देखें अक्सर सिचुएशंस में इमेजेस लोड नहीं हो सकती। जब इंटरनेट का अगर प्रॉब्लम हो तो हमारे वेब पेजेस पे इमेजेस जो हैं वो लोड नहीं हो सकती। ऐसी सिचुएशंस में हम आल्ट टैग के अंदर जो भी टेक्स्ट राइट करेंगे, अगर इमेजेस डिस्प्ले ना हो इंटरनेट कनेक्शन की वजह से, स्लो इंटरनेट कनेक्शन की वजह से, तो आल्ट के अंदर जो हमने टेक्स्ट राइट किया होता है इमेज की जगह वो टेक्स्ट डिस्प्ले हो जाता है। चलें जी, अब इमेज टैग को हम कोडिंग सेशन के अंदर अचीव करते हैं। हम इसी कोड को कॉपी कर लेते हैं एक दफा दोबारा से। आपको मैंने काफी दफा ये बात समझाने की कोशिश की है कि मैं तो कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, लेकिन आप कॉपी पेस्ट वाले चक्कर में ना पड़ना कभी भी, क्योंकि आपने ज्यादा से ज्यादा इस चीज की प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस करने का फायदा ये होगा कि HTML का कंप्लीट जो है सिंटैक्स भी आपके माइंड में अच्छी तरह बैठ जाएगा, और जिस टैग्स को आप जितनी ज्यादा मरतबा राइट करेंगे वो टैग उतना ही ईजी होगा आपके लिए अंडरस्टैंड करना, और उतना ही ज्यादा बेहतर तरीके से आप उस टैग को फर्दर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैंने यहां पे टाइटल राइट कर दिया कि वेब डिजाइनिंग। इसके बाद मैं इमेज टैग को यूज करता हूं, और सबसे पहले हम सोर्स एट्रीब्यूट को यूज करते हैं, और इसके अंदर हम एज अ वैल्यू या एज अ सोर्स वो फाइल का नेम राइट करते हैं कि जिस फाइल को हम अपने वेब पेज पे डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो मैं इस फाइल को अपने वेब पेज पे डिस्प्ले करना चाहता हूं। इस फाइल का नेम है पिक, PIC, और एक्सटेंशन देख लेता हूं मैं इस फाइल की। इस फाइल की एक्सटेंशन है जी .jpg, और इसका नेम है पिक। तो हम यहाँ पे नेम और एक्सटेंशन राइट कर देते हैं इस फाइल की, pic.jpg, पिक फाइल का नेम और .jpg इस फाइल की एक्सटेंशन। मैं यहाँ पे इनलाइन स्टाइल शीट को इंक्लूड करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम HTML के इस कोर्स में CSS को ज्यादा से ज्यादा समझ लें, ज्यादा से ज्यादा हम इसे पढ़ लें। इसका फायदा ये होगा कि जब हम अपना CSS का कोर्स स्टार्ट करेंगे तो उस कोर्स को अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होगा। तो मैं यहाँ पे इनलाइन स्टाइल शीट को यूज कर लेता हूँ स्टाइल एट्रीब्यूट पास करके। अब यहाँ पे मैं जो है वो विड्थ प्रॉपर्टी पास कर देता हूँ। देखें, एक विड्थ है एट्रीब्यूट, ठीक है जी। विड्थ एट्रीब्यूट यूज होता है इमेज की विड्थ को डिफाइन करने के लिए, लेकिन विड्थ प्रॉपर्टी जो है CSS की, इसे हम यूज करते हैं किसी भी कंटेंट की विड्थ को डिफाइन करने के लिए। तो हमने चूंकि इसे इमेज टैग के अंदर यूज किया है, सो अब हम CSS की विड्थ प्रॉपर्टी के जरिए इस इमेज की विड्थ को डिफाइन करेंगे। तो मैं विड्थ प्रॉपर्टी में यहां पे राइट कर देता हूं जी 1200 पिक्सल्स। चले 1200 पिक्सल्स ही राइट कर देता हूं। और विड्थ प्रॉपर्टी के बाद हम यूज करते हैं हाइट प्रॉपर्टी को। विड्थ प्रॉपर्टी CSS में किसी भी कंटेंट की विड्थ को डिफाइन करने के लिए यूज होती है। इसी तरह हाइट प्रॉपर्टी जो है उसी कंटेंट की हाइट को डिफाइन करने के लिए यूज होती है। तो मैं इमेज को हाइट दे देता हूं 1400 पिक्सल्स। ठीक है जी। अपने इस डॉक्यूमेंट को अब हम जो है वो सेव करते हैं। डेस्कटॉप की लोकेशन में सेलेक्ट करता हूं इसे सेव करने के लिए, और इसे मैं नेम दे देता हूं img image.html। वेब पेज को ओपन करते हैं अब हम। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि इमेज का साइज आपको बहुत ज्यादा नजर आ रहा होगा। ये बहुत बड़ी इमेज आपको नजर आ रही होगी क्योंकि हमने विड्थ एंड हाइट जो है वो बहुत ज्यादा दी है। अब हम विड्थ एंड हाइट को कम कर देते हैं। मैं विड्थ को यहां पे कर देता हूं जी 600 पिक्सल्स, और हाइट में कर देता हूं यहां पे 700 पिक्सल्स। अपने वेब पेज को एक बार फिर से सेव किया, और अब आप देख सकते हैं कि अब ये इमेज जो है हमें सूटेबल नजर आ रही है। यकीनन इमेज टैग की भी अब आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। फर्दर आप जब इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे
तब आपको इसकी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। अब बढ़ते हैं जी अपने आखिरी टॉपिक की तरफ, विच इज़ आई फ्रेम टैग। आई फ्रेम टैग को मैं जो है वो फ्रेम की एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि हम अपने घरों में फ्रेम को क्यों यूज़ करते हैं, किस पर्पज़ के लिए हम फ्रेम को यूज़ करते हैं। अपनी तस्वीरों को हम फ्रेम करते हैं ना फ्रेम की मदद से घरों में, तो आई फ्रेम टैग का यूज़ जो है HTML में वो भी कुछ इसी तरह का है। लेकिन आई फ्रेम टैग को यूज़ करते हुए हम सिर्फ और सिर्फ इमेजेस को फ्रेम नहीं कर सकते, हम डिफरेंट वेबसाइट्स को भी अटैच कर सकते हैं अपने वेब पेज के साथ। इसके साथ साथ हम फ्रेम के अंदर जो है वो ऑनलाइन वीडियोस को भी प्ले कर सकते हैं। तो इस तरह से हम आई फ्रेम टैग को HTML में यूज़ कर सकते हैं। आई फ्रेम टैग का यूज़ भी वेरी सिंपल है। आई फ्रेम टैग का नेम हम राइट करते हैं, इसके बाद एट्रीब्यूट जो हैं आई फ्रेम टैग के वो उसी तरह के जिस तरह के एट्रीब्यूट्स इमेज टैग के हैं, आप देख सकते हैं। सोर्स एट्रीब्यूट में हम उस वेबसाइट का नेम एज अ वैल्यू पास करते हैं कि जिस वेबसाइट को हम फ्रेम के तौर पे अपने वेब पेज पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट को हम इस फ्रेम की हाइट एंड विड्थ डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो चलें जी, अब इसे हम कोडिंग सेशन में अचीव करते हैं। अब मैं यहाँ पे इमेज टैग को लिखा रहने देता हूँ, क्योंकि इमेज टैग में हमने इनलाइन स्टाइल शीट को इंक्लूड किया है, जिनकी मदद से हमने अपनी इमेज की हाइट एंड विड्थ को डिफाइन किया है। लेकिन आई फ्रेम टैग में मैं इनलाइन स्टाइल शीट को इंक्लूड नहीं करूँगा, मैं जो है वो हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट की मदद से विड्थ एंड हाइट को डिफाइन करूँगा। एट्रीब्यूट्स को राइट करने का यहाँ पे मकसद ये होगा कि हमें इनलाइन स्टाइल शीट में और एट्रीब्यूट्स में डिफरेंस का पता लग जाए। तो चलें अब हम जो है वो आई फ्रेम टैग को राइट कर देते हैं। ओपन किया और टैग को क्लोज कर दिया। आई फ्रेम टैग में सबसे पहले सोर्स एट्रीब्यूट को हम राइट करते हैं। इसमें हम उस वेबसाइट का लिंक दे देते हैं जिस वेबसाइट को हम आई फ्रेम के तौर पे डिस्प्ले करना चाहते हैं अपने वेब पेज पे। तो वैसे बेसिकली जो पर्पज़ है ना आई फ्रेम टैग का, वो मेन पर्पज़ जो जिस पर्पज़ के लिए आई फ्रेम टैग को यूज़ किया जाता है वो पर्पज़ उसका ये है कि हम अपने वेब पेजेस पे डिफरेंट वेबसाइट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, यानी कि हम अपनी एक वेबसाइट पे दूसरी वेबसाइट को अटैच कर सकते हैं आई फ्रेम टैग की मदद से। तो मैं यहाँ पे कोई एक वेबसाइट डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे वेबसाइट डिस्प्ले करना चाहता हूँ जी templates.pk। ये एक वेबसाइट है templates.pk। मैं यहाँ पे इस वेबसाइट को डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो इसका लिंक मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने सोर्स में एज अ वैल्यू मैं इस लिंक को पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट राइट कर देता हूँ। विड्थ में हम वैल्यू दे देते हैं 600 पिक्सल्स और हाइट एट्रीब्यूट में भी हम वैल्यू दे देते हैं कि 600 पिक्सल्स। इसे अब कंट्रोल एस प्रेस करते हैं और अपने वेब पेज को एक बार फिर से रिलोड करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इमेज के बिल्कुल साथ हमें जो है वो वेबसाइट डिस्प्ले हो रही है अपने वेब पेज पे। तो हम चाहते हैं इमेज को हम डिस्प्ले ना करें, तो इमेज को हम कमिट कर देते हैं। यहाँ पे इमेज को हमने कमिट कर दिया। अब जितना भी कंटेंट हमने कमिट से लॉक कर दिया तो ये कंटेंट अब एग्जीक्यूटेबल नहीं है, यानी कि ये कंटेंट यहाँ पे डिस्प्ले तो हो रहा है लेकिन एज अ आउटपुट रिजल्ट इस कंटेंट का जो है वो बिल्कुल भी असर नहीं पड़ रहा हमारे वेब पेज पे। तो अब हम इसे दोबारा कंट्रोल एस प्रेस करते हैं और अपने वेब पेज को एक बार फिर से रिलोड करते हैं। तो यकीनन आपको पता लग गया होगा कि आई फ्रेम टैग को हम क्यों यूज़ करते हैं। अब आप यहाँ पे गौर करें कि मैंने यहाँ पे जो है वो विड्थ एंड हाइट की वैल्यू एट्रीब्यूट्स के अंदर दी है, लेकिन यहाँ पे मैंने इनलाइन स्टाइल शीट को इंक्लूड किया था। इस तमाम कमिट की हुई लाइन को यहाँ पे लिखा रहने का ये मकसद है, मैंने इसलिए यहाँ पे इसे लिखा रहने दिया है कि मैं इनलाइन स्टाइल शीट को और एट्रीब्यूट्स को आपस में कंपेयर कर सकूँ। देखें जी, यहाँ पे हमने 600 पिक्सल्स वैल्यू पास की है विड्थ प्रॉपर्टी के लिए और हमने 700 पिक्सल्स वैल्यू पास की है हाइट प्रॉपर्टी के ज़रिए। तो इस तरह हम CSS की मदद से यहाँ पे विड्थ एंड हाइट को डिफाइन कर रहे हैं। और स्टाइल एट्रीब्यूट यहाँ पे हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि स्टाइल एट्रीब्यूट की मदद से हमने इमेज टैग के अंदर इनलाइन स्टाइल शीट को इंक्लूड किया है। अब देखें यहाँ पे जो मैंने 600 वैल्यू पास की है ना, ये वैल्यू हम किसी CSS की प्रॉपर्टी को रेफर नहीं कर रहे, ये वैल्यू हम विड्थ एट्रीब्यूट को रेफर कर रहे हैं। और यहाँ पे जो मैंने 600 पिक्सल्स की वैल्यू राइट की है ये मैं रेफर कर रहा हूँ हाइट एट्रीब्यूट को।
ठीक है। ये वाली 600 पिक्सल्स और 600 हाइट की जो वैल्यू है ये मैं एट्रीब्यूट्स को रेफर कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पे हमने जो 600 और 700 पिक्सल्स की वैल्यूज रेफर की हैं ये हमने रेफर की हैं विड्थ एंड हाइट प्रॉपर्टीज को। तो यकीनन इस चीज़ को यहाँ पे कंपेयर करने से इनलाइन स्टाइल शीट में और एट्रीब्यूट्स को यूज़ करने में क्या डिफरेंस है ये चीज़ भी आपको क्लियर हो चुकी होगी। आज के लेक्चर में मैंने सबसे पहले आपको कलर्स के बारे में पढ़ाया, इसके बाद इमेज टैग के बारे में मैंने आपको पढ़ाया और एट द एंड मैंने आई फ्रेम टैग के बारे में आपको पढ़ाया। तो इसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।